हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का महामैराथन क्लास देखेंगे जिसमें हम लोग बिना एक्सप्लेन किए, बिना किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन जाने ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अभी तक बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है। क्योंकि बीपीएससी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिएगा, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने में मदद करिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर देखते हुए जाएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल में आपको साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने 4 उपकरण दिए हुए हैं, 3, और इसमें से पूछा है कि हवा में नमी मापने के लिए किसका यूज किया जाता है। एरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। हवा में नमी मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे आर्द्रता भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइग्रोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अदिश राशि, सदिश राशि, आयाम रहित राशि, डायमेंशन लेस, या फिर एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एक सदिश राशि है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। सर्पी घर्षण, रोटन घर्षण या स्टैटिक घर्षण। स्लाइडिंग फ्रैक्शन, रोलिंग फ्रैक्शन या स्टैटिक फ्रैक्शन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन ये सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। आज एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, केवल क्वेश्चन और आंसर करते हुए जाना है। एक्सप्लेनेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो घर्षण उत्पन्न करता है स्थैतिक घर्षण, फिर सर्पी, फिर लोटन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। आर्चरी, स्पेस रॉकेट, बेंसियोमीटर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक से अधिक। कौन कौन सा। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी और स्पेस रॉकेट दोनों ही न्यूटन की गति का तीसरे नियम का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव कान की श्रवण प्रास क्या है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होता है ये मानव कान के श्रवण प्रास होता है, यानी कि मनुष्य जो होता है इतनी ध्वनि जो होता है वो सुन सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है। गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा रेज। अल्फा किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेव आर लाइट वेव। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो लाइट वेव होता है वो ट्रांसवर्स वेव भी होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। प्रकाश तरंगे, ट्रांसवर वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे दोनों ही होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ। किसका उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। आरक्त विकिरण, परावैंगिक विकिरण, दृश्यमान विकिरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज। ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट रेज का उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मेन रीजन वाई वेजिटेबल्स टेक लॉन्गर टू कुक इन बॉइलिंग वाटर एट हाई एल्टीट्यूड इज।
अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? यानी कि हाई एल्टीट्यूड पे जब पानी को सब्जियों को पकाया जाता है तो वो अधिक समय लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऊंचे स्थान पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड, यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे तापक्रम वहाँ का क्या होगा? घटता जाएगा। इस कारण वेजिटेबल्स पकने में अधिक अधिक टाइम जो है वो लेती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन अ रेनी डे, एक बरसाती दिन में क्या होता है? शुष्क एवं आर्द्र बल तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाते हैं। शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एक रैनी सीजन में शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाते हैं। ड्राई बल्ब थर्मोमीटर शो हायर रीडिंग देन वेट थर्मोमीटर्स। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कृषिका एक उच्च तापक्रम Tk पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा प्रति वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, E/81। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप बिहार में किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। हिमानी का आधार गर्म वातावरण में रहता है, ग्लेशियर के आधार पर बर्फ में अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रेशर एट द बेस इज हाई टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप जो होता है वो -459.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 डिग्री। प्रकाश की कोई किरण है और वो 30 डिग्री से अभिलंब से 30 डिग्री है, अभिलंब है, अगर ये अभिलंब से 30 डिग्री है तो इधर वाला कोण 60 ही बनेगा, क्योंकि ये जो टोटल एरिया होता है ये 90 होता है। इस तरह के एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसमें सभी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। ये हमारा मैराथन क्लास है तो इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर आप एक्सप्लेनेशन भी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लू लाइट। नीले प्रकाश की ऊर्जा जो होती है वो सबसे उच्चतम होती है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है तो रेड लाइट की ऊर्जा जो होती है वो सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, किसकी भांति ये कार्य करेगा? FL = 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, FL = 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह, FL मतलब मोर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ FL मोर देन 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हम लोग कोहरे में दूर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसका कारण क्या है?
क्या दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंद अपारदर्शी होती हैं? अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेक्रेटेड टू क्रिएट अ प्रिंट ओपोसिटी, यानी कि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसके कारण दूर रखी हुई वस्तुएं हमें कोहरे में नहीं दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वरीडी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति, आयाम, वेग, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। एक वरीडी प्रकाश जो होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो उसका जो चेंज नहीं होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। बाकी आयाम, एम्पलीट्यूड जिसे कहते हैं, और वेलोसिटी दोनों ही चेंज होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे पूछा वो कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होती है। तो आवृत्ति जो होती है वो चेंज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, दो कैंडेला का एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लैश पैदा करता है वो होता है 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 पाई ल्यूमेन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दो कैंडेला का एक समदिग्ध स्रोत 8 पाई ल्यूमेन फ्लैश पैदा करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैंडेला किसका एसआई मात्रक है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? ग्रीन, रेड, वायलेट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वायलेट। इसको हम विबग्योर के माध्यम से याद कर सकते हैं, कौन सा अधिकतम विचलित होगा, कौन सा कम विचलित होगा। इस तरह के एक्सप्लेनेशन पाने के लिए चैनल को फौरन ही सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 1 mm, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 सेंटीमीटर। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक की दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? येलो, वायलेट, ब्लू, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वायलेट। यहाँ पे पूछा अपरिवर्तित होने वाला, यहाँ पे आपको ध्यान देना है परिवर्तित और अपरिवर्तित नहीं में अगर कहीं ऑप्शन में दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पूछा प्रिज्म से गुजरने वाला सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वायलेट। वायलेट इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात बैगनी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक के गुण को चेंज नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, डायोड का प्रयोग में लाया जाता है। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। द डायोड इज यूज्ड एज, कहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है? प्रवर्धक के रूप में, दृष्टिकारी के रूप में, दोलित्र के रूप में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दृष्टिकारी के रूप में, एज आ रेक्टिफायर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दृष्टिकारी के रूप में डायोड को यूज में लाया जाता है। डायोड एक अर्धचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ और पूछा इसमें से ओम के नियम के कौन सी बात वो है जो ओम के नियम का सत्यापन करती है? अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना जाना चाहिए। अमीटर और श्रेणी क्रम में, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना जाना चाहिए। अमीटर को समांतर क्रम और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो ओम के नियम का प्रतिपालन करता है वो होता है ऑप्शन बी, अमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ये ओम के नियम का प्रतिपालन करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि विद्युत विभव को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का ही यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय बन जाते हैं? गलन तापमान, जिसे मेल्टिंग टेम्परेचर कहा जाता है, क्यूरी टेम्परेचर, नील टेम्परेचर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे कोई भी चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय बन जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण है? विद्युत चुंबकीय, स्थिर विद्युत, गुरुत्वीय, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल, यानी कि गुरुत्वीय जो होती है ये सबसे क्षीण होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है? नरम लोहा, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नरम लोहा। ये विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह के मैराथन क्लास आपको सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवा दिए जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और साथ ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि जे जूल है, सी कूलाम है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही। अगर यदि जे जूल है, सी कूलाम है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई एक तो बोल्ट हो जाएगी और दूसरा होगा JC-1, यानी कि जूल कूलाम -1, दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? बीटा कण, अल्फा किरण, कैथोड किरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऐसे स्टूडेंट जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं उन्हें इसका जवाब जरूर पता होगा कि अल्फा रेज जो होती हैं ये हम ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं और बीटा रेज होती हैं वो ऑलवेज निगेटिव होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूछा है, धनात्मक आवेशित है, तो अल्फा रेज है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि पर डे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो उसका प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो आप कभी भी क्वेश्चन को, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे मार्क कर लेंगे अगर आप पर डे उसे अपने रिवीजन में लाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2 का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2 का प्रयोग किसके रूप में होता है? ईंधन के रूप में, न्यूट्रॉनों के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। D2O जिसे भारी जल कहा जाता है, इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी एज अ मॉडरेटर, यानी कि मंदक के रूप में D2O का यूज़ किया जाता है। D2O भारी जल, इसे भारी जल भी कहा जाता है। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिमान द्रव्यमान होगा? किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिमान द्रव्यमान क्या होगा? 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, मिनिमम मास रिक्वायर्ड फॉर चेन रिएक्शन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा। अगर कोई पिंड है वो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसकी ऊर्जा घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि स्थित रहेगी। स्वतंत्र रूप से कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिर रही है तो वो स्थिर रहेगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट्स, भू स्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिर ऊंचाई पर। ऑप्शन बी एज द फिक्स्ड हाइट। एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके साइंस के सभी वीडियो देखिए जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करवाया गया है। ये हमारा मैराथन क्लास है जिसमें हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर ही डिस्कस कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊँचाई होती है
35,000 किलोमीटर, 981 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 35,000 किलोमीटर। एक भू स्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई 35,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? केस्का क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौलीज प्रिंसिपल पर ये सारी चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खड़े होने की स्थिति में, स्टैंडिंग पोजीशन में। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो खड़ा है तो वो पृथ्वी पर ज़्यादा बल लगा रहा है, बैठ गया तो थोड़ा सा कम हो गया, लेट गया तो उसका जो व्यास है वो बढ़ जाएगा, जिस कारण पृथ्वी पर लगने वाला बल भी कम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़े होने की स्थिति में अधिक बल लगाता है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ तक हम लोगों ने फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? 1/n2², n2², एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, n2²। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास n2² के समानुपाती होता है। ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे क्या कहा जाता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जब ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन की संख्या होगी वो घटेगी तो वो रिडक्शन कहलाएगा, यानी कि अपचयन कहलाएगा। यहीं पे आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी तो क्या कहलाएगा, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, यानी कि उपचयन कहलाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिडक्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से बताना है किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लिथियम की परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथेन, इथिलीन, मेथिलीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीकरण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपसे बार बार अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन टर्माइट? मेथेनॉइक अम्ल, टार्टालिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इमली में जो पाया जाने वाला अम्ल है उसे टार्टारिक अम्ल या फिर टार्टरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? क्या वो गैस्ट्रिक जूस है, ब्लड प्लाज्मा है,
विनेगर है जिसे सिरका कहते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। किसका पीएच 7 से अधिक है? अगर पीएच 7 से अधिक है तो यानी कि जो वस्तु है वो क्षारीय है, क्योंकि 7 से अधिक पीएच क्षारीय का होता है। तो क्या गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में बनने वाला जूस है वो क्षारीय होता है, जिसे HCl के नाम से जानते हैं? ये एक क्षारीय नहीं बल्कि अम्लीय होता है। इसका फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसी को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है और ये एक अम्लीय विलयन है। फिर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ब्लड प्लाज्मा यही आपका 7 से अधिक पीएच रखता है और यही क्षारीय होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिरका जिसे विनेगर कहा जाता है ये भी एक प्रकार का एसिड है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप्स है और ये सबसे सॉफ्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयोग है? मेथेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेनॉल अल्कोहल पेय के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे एथेनॉल का फार्मूला पूछ ले तो C2H5OH एथेनॉल का फार्मूला होता है। गेहूं, मक्का और गन्ने से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर उसे कठोरता बनाने वाला यौगिक है। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? एक्सप्लेन करने का तो बहुत मन हो रहा है, परंतु ये हमारा मैराथन क्लास है, इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ेंगे और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना उचित जो राय है वो भी जरूर देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने 3, CaCO3, MgSO4, CaHCO3 का होल ट्वाइस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक CaHCO3 का होल ट्वाइस होता है। इसी को कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल जो अम्लीय KMNO4 का रंग नष्ट कर देता है, मतलब कि वो कौन सा अम्ल है जो KMNO4 का रंग नष्ट कर देता है? KMNO4 जिसे पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जाना जाता है, इसका रंग जो नष्ट करता है वो होता है ऑप्शन बी यानी कि साइट्रिक एसिड C6H8O7। इसी को साइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है और ये पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है वो नष्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है? C/2, C/137, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, C/137। अगला क्वेश्चन, आपके सामने एक फार्मूला दिया हुआ है और पूछा है कि ये किसका रासायनिक सूत्र है, किसका केमिकल फार्मूला है? फार्मूला है Al2O3 2SiO2 2H2O। ये किसका फार्मूला है? मोनोजाइट, चीनी मिट्टी, रेत, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना क्ले, यानी कि चीनी मिट्टी का फार्मूला है Al2O3 2SiO2 2H2O। चीनी मिट्टी चाइना क्ले जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी, गिरेगी, वैसे ही बनी रहेगी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरेगी। मिट्टी के तेल के बर्तन में अगर बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी, फॉल होगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यही टुकड़ा अगर पानी में डाला जाता है तो वो वाटर लेवल को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि समान ही रहेगा, लेकिन अगर वो मिट्टी के तेल में है तो सतह क्या होगी? गिरेगी। अगला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद रासायनिक घटक क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, फास्फोरस, ग्रेफाइट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस, जिसे रेड फास्फोरस भी आप कह सकते हैं। ये माचिस की डिब्बी पे रगड़ने वाली सतह में यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फास्फोरस के साथ साथ इसमें कुछ कांच के बारीक टुकड़े भी यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय जिसे बेसिक कहते हैं लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफ़ेदा, वाइट लेड, सिंदूर, रेड लेड, लिथार्ड्स, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सफ़ेदा, यानी कि वाइट लेड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफ़ेदा या फिर वाइट लेड है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच, 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल होगा तो वो क्या होगा? प्रबल अम्ल अगर 7 से इधर जाएगा, धीरे 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 प्रबल ही होता जाएगा। और दुर्बल क्षार यानी कि 7 के यहीं कहीं आसपास ही होगा। तो दिया हुआ है कि बने लवण का पीएच मान क्या होगा? क्या 7 से अधिक होगा? अगर क्षार दुर्बल है तो 7 से अधिक कैसे होगा? 7 से कम, यही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से कम होगा क्योंकि अम्ल प्रबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? सिरका, हल्दी, खाने का सोडा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्मरिक, यानी कि हल्दी जो होता है ये अम्ल और क्षार का संकेतक होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, बिरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अपक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है उसके घनत्व, उसकी कैलोरी मान, उसकी मात्रा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलोरिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि उसका कैलोरी मान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोक, पेट्रोलियम, कोल तार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोक। धातु निष्कर्षण में कोक का यूज किया जाता है। बीपीएससी तैयारी 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो फटाफट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए जिससे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है, अनुलिपिकरण समापन त्वरक होता है? UAA, UAU, UGC। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, UAA। अनुलिपिकरण समापन त्वरक UAA होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है? फल, विंटरग्रीन का तेल, पेट्रोलियम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ से एरोमेटिक यौगिक पूछा है तो एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषक के जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेट, हाइड्रोकार्बन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्यों? क्योंकि जो साबुन और डिटर्जेंट होते हैं ये ग्लिसरॉल और सल्फोनेट, हाइड्रोकार्बन दोनों के ही स्रोत होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑक्टेन संख्या जो होता है ये पेट्रोल की गुणवत्ता बताता है। पेट्रोल जितना अधिक होगा ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। और जो एन हेप्टेन होता है उसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है। एन हेप्टेन आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑक्टेन संख्या 100 किसकी होती है? तो आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 होती है और एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? सुपोषण, जैव आवर्धन, जैव संचय, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोमैग्निफिकेशन। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की अभिक्रिया को रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन, तापजनक आवर्धन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म क्या है? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। डाइजेस्टिव सिस्टम का थ्योरी की क्लास मैंने आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाया है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम थ्योरी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे आपको कोलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका क्या यूज है, सब कुछ बताया गया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और इसके जो रिपीट होने की संभावना है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? जिंक टिन की तुलना में महंगा है, टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की तुलना में जिंक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, यानी कि टिन की तुलना में जिंक जो होता है वो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे क्वेश्चन जो बिहार के टीआरई में पूछे गए हैं, बिहार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्ज़ाम तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे बिहार टीचिंग एग्जाम में पूछे गए, टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा कमेंट बॉक्स में हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 पेयर, 1 जोड़ी। आपसे गुर्दा पूछ ले, किडनी पूछ ले, लीवर पूछ ले, फेफड़ा पूछ ले, हृदय पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 1 जोड़ी ही होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की टोटल संख्या 46 होती है, अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 होती है, जिनमें से जो 22 होते हैं वो आपके गुणसूत्र 22 जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में समान ही पाए जाते हैं, और जो 23वां गुणसूत्र होता है, 23वां गुणसूत्र जो होता है उसी को लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, जो मेल और फीमेल को अलग करता है, निर्धारित करता है। फीमेल में यही XX होता है और मेल में ये XY होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है चक्रीय, विस्तृत, रैखिक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रैखिक, लीनियर होता है गुणसूत्र की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, आरबीसी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट, जिसे WBC के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्लॉइड। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं ग्लूकोज का यूज करती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला C6H12O6 होता है। अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है पेप्सिन, पेरोक्सीडेज, एमाइलेज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एमाइलेज, जिसे स्लैबरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। यह हमारे मुख में भोजन के साथ मिलता है और कार्बोहाइड्रेट के 30% पाचन के लिए जिम्मेदार भी होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है थायमिन, कोबालामिन, नियासिन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबालामिन। विटामिन B12 को कोबालामिन के नाम से जाना जाता है, थायमिन को V1 और नियासिन को V3 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के साथ भी जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है शारीरिक संरचना, अर्धसूत्रीय विभाजन, आनुवांशिकी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जेनेटिक्स। शब्द जेनेटिक्स को संबोधित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, कोशिका विज्ञान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जेनेटिक्स। आनुवांशिकी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। इसकी जो खोज है, इसके बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने मटर पे पीस के प्लांट पे आनुवांशिकी की खोज की थी। जेनेटिक्स की अवधारणा जो है वो दी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जीनोम का चलन, गुणसूत्र का चलन, जीन मानचित्रण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जीन मैपिंग। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मैपिंग कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतत में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं रूपांतरण, आनुवांशिकता, जीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरिडिटी या आनुवांशिकता। माता पिता के लक्षण उनके संतत में उनके पुत्रों में पहुंचने की प्रक्रिया आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है प्लांट टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे कार्य हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्य कर रहे हैं, तो ये पादप कार्यकी के अंतर्गत प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत जीवों के अपघटक हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि वायरस, बैक्टीरिया और फंगी सभी अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन, ज्वार, बाजरा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा पल्सेस, यानी कि दालें जो होती हैं ये फलीदार फसलों के अंतर्गत आती हैं। इन्हें लेगुमिनस प्लांट कहा जाता है और ये जो होती हैं लेगुमिनस प्लांट जो होता है इसमें नाइट्रोजन की कमी, अधिकतर नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलता है। ये जो अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक दाल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है तो वो मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? एंथोसायनिन, लैग हीमोग्लोबिन, फाइकोसायनिन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा लैग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेगुमिनस प्लांट में जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, मतलब ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पत्तियों का, हड्डियों का, पक्षियों का, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्ड्स का। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। आपको एक वीडियो में, हमारे चैनल के ही वीडियो में फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी भी बताया गया। अगर आपने वो वीडियो देखा है या फिर आपको कहीं से भी पता हो कि फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कौन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कसकुटा जिसे अमरवेल कहते हैं, ओरोवंकी या आयज्ञा जिसे कहते हैं, ड्रोसेरा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाता है। इसके साथ साथ अगर आपको घटपर्णी जिसे पिक्चर प्लांट कहते हैं ये भी एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है, ये ऑप्शन में दिया हो वो भी सही हो जाएगा। ड्रोसेरा, पिक्चर प्लांट ये सब कीटभक्षी पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है? शाखाओं की संख्या की गणना से, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, पेड़ की ऊंचाई की माप से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमीन से 1 मीटर ऊपर उठे तने की माप से जो होता है वो पौधे की आयु की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? विस्तरण, वाष्पसर्जन, परासरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफ्यूजन। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना डिफ्यूजन या फिर विस्तरण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीची का खाद्य भाग है एरिल, थैलेमस, सीड कोट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लीची का जो खाने योग्य भाग होता है उसे एरिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रदीप्त कलिका की खोज करने वाले हैं गॉर्नर और एलार्ड, स्टीवर्ट और सैलिसबरी, थीमेन और स्यूग, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉर्नर और एलार्ड। इसे आप स्टार मार्क करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है टीआरई में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए कि प्रदीप्त कलिका की खोज किसने की थी? तो गार्नर और एलार्ड ने प्रदीप्त कलिका की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कब की थी? 1920 में की थी। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो स्टोमेटा जिसे रंध्र कहा जाता है इसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं हल्के एवं चिकने, चिपचिपे, सूखे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्राई यानी कि सूखे। जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
वायुदाब, कैपिलरिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। इसमें यह खाद्य सामग्री का भंडारण भी करता है और इसमें नोड और इंटरनोड भी पाए जाते हैं। दोनों ही रीज़न है अदरक को तना के रूप में व्याख्यात करने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है। कॉर्पेल, कोरोला, स्टेमेन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पुष्प का वह हिस्सा जो फल बनाता है उसे कॉर्पेल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कॉर्पेल। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश तथा और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालयन यू नामक पौधा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये एक प्रकार का औषधीय पौधा है और यह टेक्साल की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है। स्थानांतरण, वाष्पसर्जन, कर्मानुकुंचन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा पैरासिस्टोलिक मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या होता है, ये दीवारें कहाँ पाई जाती हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, जहाँ पे आपको थ्योरी के फॉर्म में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल को बहुत अच्छे से समझाया गया, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है। एस्कैरिस में, आँख में, आंतरिक कर्ण में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनर ईयर, इंटरनल ईयर में एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिक अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइमेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जाइमेज कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त पटकाड़ू मदद करते हैं आरबीसी उत्पादन में, रक्त स्कंदन में, डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ब्लड प्लेटलेट्स किसमें मदद करते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त स्कंदन में, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है। थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पैनक्रियाटिक ग्लैंड, यानी कि पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय जो होता है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के रूप में कार्य करता है। इसका जो 99% भाग होता है वो एंडोक्राइन के रूप में कार्य करता है और 1% एक्सोक्राइन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। 1, 6, 3, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाई को कहा जाता है। नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। मानव गुर्दे में निष्पादन इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है धीमी, समान, तेज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ट्रैकीकार्डिया एक प्रकार का हार्ट डिजीज़ है, इनमें हृदय गति जो होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैक्टियस निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल स्राव, वसा अवशोषण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फैट एब्जॉर्प्शन, यानी कि वसा अवशोषण से लैक्टियल्स जो होता है वो संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। फेफड़ा, स्किन, गिल्स, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि उभयचर जो होते हैं वो जब पृथ्वी पर रहते हैं तो लंग्स से सांस लेते हैं, स्किन से सांस लेते हैं, और जब पानी में जाते हैं तो वो गिल्स से सांस लेते हैं, यानी कि उभयचर तीनों से ही श्वसन की क्रिया करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, लार का प्रमुख कार्य क्या है।
द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू कन्वर्ट। लार का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का अम्लो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, वसा का विटामिन में रूपांतरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। अभी हम लोगों ने देखा था स्लैबरी एमाइलेज के माध्यम से 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसी कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में जाना जाता है और यही स्टार्च माल्टोज में रूपांतरित हो जाता है लार के माध्यम से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, पुतली पर, परितारिका जिसे आइरिश कहते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मानव आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर ही बनेगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, किसमें है? वो कौन सा एनिमल्स है जिसमें जो हार्ट है वो केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है? शार्क में, व्हेल में, छिपकली में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शार्क में। शार्क में जो हार्ट होता है वो केवल इम्प्योर ब्लड ही पंप करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायाफ्राम होता है धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। क्यों? क्योंकि स्तनधारी यानी कि मैमल्स में जो डायाफ्राम होता है वो धनुषाकार और चपटा दोनों ही होता है। सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में ये अपना आकार बदलता रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं? व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी प्रेशर? ऑप्शन दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, सेरिबेलम, स्पॉन्स मेडुला सेरिबेलम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का भाग पॉन्स मेडुला और सेरिबेलम है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है? पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, डेवलपिंग सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल, दूसरा है सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। क्यों? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये पुरुषों के यौन अंगों को विकसित करती है, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है और शरीर में चीनी और नमक की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वो कौन सा ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो वो पीयूष ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड के नाम से किस ग्लैंड को जाना जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका जवाब सही होगा तो अगले वीडियो में आपके कमेंट के साथ आपके नाम को ज़रूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? लेंस, कॉर्निया, पूरी आंख, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। नेत्रदान जब किया जाता है तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत को सार्थक बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? व्हिच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ओवरी? ऑप्शन दिया हुआ है डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण, एस्ट्रोजन का स्रावण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। क्योंकि ओवरी के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ ओवम भी होता है, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है और सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन भी होता है। तीनों ऑप्शन आपके लिए सही है, इसलिए एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है किसानों से, कोयला खनिजों से, कपड़ा उद्योग श्रमिकों से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम कोल माइनर्स। कोयला खनिकों में कार्य करने वाले लोगों से संबंधित है काला फेफड़ा डिजीज, ब्लैक लंग्स डिजीज। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने आगे देखा था। पोन्स मेडुला और सेरिबेलम रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सेम क्वेश्चन आपको 2 बार रिपीट देखने को मिले हैं, 2 एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा रोग का संबंध है फेफड़े से, कान से, आँख से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी।
आइज से ट्रेकोमा रोग आंखों से संबंधित है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से, पास तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से। मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, इसमें निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं, दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखती हैं, इसी को मायोपिया कहा जाता है। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है? पारा, लोहा, कैडमियम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। मरकरी के कारण, जिसे पारा कहते हैं, इसके कारण अगर पूछा जाए तो मिनी माता रोग होता है। और आयरन की कमी से हमें एनीमिया रोग देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए में कितने पार्श्व हृदय पाए जाते हैं? तो केचुए में पार्श्व हृदय की जो संख्या होती है वो 6 होती है। कितनी होती, 8 होती है। पार्श्व हृदय की संख्या, लेटरल हार्ट की संख्या 8 होती है। केचुए में पाया जाने वाला टोटल हृदय जो होता है वो 5 होता है, 5 जोड़ी होता है, जिसमें से 8 जो होते हैं वो पार्श्व हृदय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में वनस्पति और जीवों की जो पाई जाने वाली प्रजातियां हैं उसमें वनस्पति 81,000 और जो जीव हैं वो 47,000 होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिला। अब हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज डिटरमाइंड एज। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है, शब्द प्रति इंच, प्रहार प्रति इंच, बिंदु प्रति इंच, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉट पर इंच। प्रिंटर की क्वालिटी की गुणवत्ता डॉट पर इंच से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्यों? तो हम लोगों ने इसको बार बार देखा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक टिन की तुलना में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, L1 का अवलोकन बिंदु L1 है, जिसे लिंगराज पॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो डायोड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फोटोवोल्टाइक सेल। अगला क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट बराबर होता है, यानी कि 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1 GB जो होता है वो 1024 MB के बराबर होता है। ये हम सभी को पता होगा। मोबाइल हम सभी के हाथ में, डाटा हम लोग यूज करते हैं और बार बार अपना MB चेक करते होते हैं। अगर जब तक 5G नहीं था तब तक, तो हमें पता है जब 1024 MB पूरा होता है तो 1 GB डाटा जो होता है वो यूज़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? फ्लोरोसिस, कुष्ठ रोग, निमोकोनियोसिस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि जो जल से होने वाला रोग उसके अंतर्गत फ्लोरोसिस और निमोनिकोसिस दोनों ही आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पर कार्य करता है? धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का तापीय प्रभाव, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस पर इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गर्म रक्त वाला है? मेढक, मगरमच्छ, मछली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो वार्म ब्लडेड होते हैं उसे हम WBM के नाम से याद कर सकते हैं या फिर BMW के नाम से भी याद कर सकते हैं। BMW नाम की एक गाड़ी होती है BMW, जिसमें आप बर्ड्स और मैमल वार्म ब्लडेड होते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से और भी चीज़ें याद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस है
ड्राई आइस क्या है? ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ड्राई आइस, ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य। या उच्च तरंगदैर्ध्य विकिरण को अवशोषित करता है, या वायुमंडल में सबसे स्थिर गैस है, या मीसोस्फीयर में पाया जाता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ओजोन जो होता है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, वायुमंडल की सबसे स्थिर गैस है, और ये जो होता है निम्न तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रदूषक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो एसिड रेन इन तीनों के द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों ही अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है फाइलम इकानोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से फाइलम इकानोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। फ्रेंड्स, आपको इसी चैनल पे फाइलम वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिसमें प्रोटोजोआ से लेकर आपको कॉर्डेटा तक के फाइलम वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। लो लेवल से लेकर हायर लेवल पीजीटी लेवल तक के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे फाइलम वाइज, ठीक है। प्रोटोजोआ का अलग, पोरीफेरा का अलग, सिलेंट्रेटा का अलग, फाइलम वाइज। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो उन्हें भी जाकर देखिए, जिसको देखने के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। क्वेश्चन है फाइलम इकानोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? वे टिप्लोब्लास्टिक और इनके पास सिलोमिक कैविटी होती है, बिल्कुल सही बात है। उनके पास एक विशिष्ट जल संचालित प्राणी होती है, बिल्कुल सही बात। इकानोडर्मेटा का ये सबसे स्पेशल कैरेक्टर होता है, उनके पास एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन दिया है वे विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से होने वाले समुद्री जीव हैं। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके लिए सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन फाइलम इकानोडर्मेटा के कैरेक्टर को स्पेसिफाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड, पिट्यूटरी, अश्रु ग्रंथि, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है, जिसे अश्रु ग्रंथि कहा जाता है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, और जो बाह्यस्रावी है वही अंतःस्रावी नहीं है। वही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्रिमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि एक प्रकार की बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य और शीर्ष स्रोत क्या है? वन पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण, सागरीय पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण, घास के मैदान द्वारा प्रकाश संश्लेषण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत है वो ऑर्गेनिक प्लांट द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पौधे द्वारा तो हमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त ही होता है, लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त होता है, तो हमें महासागरों में जो महासागरों से ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, जहाँ पे छोटे छोटे एल्गी जो होते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए कहा जाता है हमें कभी भी सागरों और महासागरों को जो है वो दूषित नहीं करना चाहिए। अगर ये दूषित हो जाएगा तो जो प्लांट्स होंगे, जो एल्गीज होंगे, ये नष्ट हो जाएंगे और हमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमें अधिकतर ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे का हार्मोन है? साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन ये डायबिटीज़ को रेगुलेट करता है, एस्ट्रोजन ये फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक प्रकार का प्लांट्स हार्मोन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल को अपनी अधिकांश ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? लंबी तरंग स्थलीय विकिरण, छोटी तरंग स्थलीय विकिरण, सूर्य, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से अधिकतर ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोनार तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सोनार तकनीक का उपयोग पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, बिल्कुल सही बात। हिमखंडों का पता लगाने के लिए, बिल्कुल सही बात। समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए, बिल्कुल सही बात। तीनों के लिए ही सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे का ट्रॉपिक स्तर क्या होता है? कीट भक्षी पौधे का ट्रॉपिक स्तर पूछा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोड्यूसर का ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन बनाते हैं। वो जो कीटों को भक्षण करते हैं वो केवल अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए वो कंज्यूमर ना होकर प्रोड्यूसर के ही अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मानव आँख की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके कारण होता है? पुतली, कॉर्निया, सिलियरली मसल्स, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सिलियरली मसल्स। सिलियरली मसल्स के कारण फोकल लंबाई में परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? धातु निष्कर्षण, बिजली का बल्ब, इंसुलेटर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो बिजली के बल्ब में टंगस्टन का यूज किया जाता है। इसका गलनांक उच्च होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और घंटे 1 पूरे हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से जंग क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही जंग कहा जाता है, जिसे आप रस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच संबंध को क्या कहते हैं? परपोषता, प्रोटोकॉर्पोरेशन, पारस्परिकता, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है म्यूटुअलिज्म। ऑप्शन सी, लाइकेन और कवक के संबंध को म्यूटुअलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो कौन से लक्षण है जो एक पौधे को जलजीव यानी कि हाइड्रोफाइट बनाते हैं? यांत्रिक ऊतक की अनुपस्थिति, बिल्कुल सही बात। एरेनकाइमा की उपस्थिति, बिल्कुल सही बात। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन डी। इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से क्या तात्पर्य है? यानी कि यहाँ पे आपका एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा है। एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित कणीय पदार्थ। ये एसपीएम का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है? तो नीले लिटमस को लाल परिवर्तित करना है तो अनल से आप याद कर सकते हैं। एसिड जो होता है वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें पहले पता लगाइए कि एसिड कौन सा है। वाशिंग सोडा आपका बेस है, सिरका आपका एसिड है, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। बेकिंग सोडा भी आपका बेस है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिरका। ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? वी आई, आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आई आर स्क्वायर। ये सर्किट में विद्युत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन उद्योग में पाया जाने वाला उत्पाद है कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, नेफ्थलीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम ऑक्साइड, आर्गन, सोडियम वाष्प और नियॉन, पारा वाष्प और आर्गन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्करी वेपर एंड आर्गन। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्य रूप से यूज किया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस तरल माध्यम से बनता है? प्लाज्मा, लिम्फ, प्लेटलेट्स, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है, रक्त जो है, ब्लड है, ये प्लाज्मा से बनता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, प्लाज्मा। ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम? तो प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एमिनो अम्ल। प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, फैट में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वायुमंडल में छोड़े जाने पर क्लोरीन रासायनिक अपक्रिया के कारण इनमें से कौन सा नष्ट हो जाता है? ओजोन अणु, हीलियम अणु, बीटा अणु, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है, रेफ्रिजरेटर, एसी में यूज होने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे सीएफसी कहते हैं, इसके द्वारा ओजोन जो मॉलिक्यूल्स है उनका क्षरण हो रहा है, वो नष्ट हो रहे हैं, जिससे ओजोन परत जो है वो पतली होती जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया क्या है? अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता, उत्पादक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी तीनों ही डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है और ये सभी ट्रॉपिक लेवल पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएँ कहाँ मिलती हैं? हार्ट, लीवर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोर देन वन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनपुट और आउटपुट नर्व्स आकर मिलती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, रात का अंधापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन की, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक बीमारी होती है। इसे निक्टालोपिया भी कहा जाता है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर में किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है? श्वसन, उत्सर्जन, निष्कासन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो भोजन में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन के माध्यम से मुक्त होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान सर्दी का क्या कारण है? कवक, बैक्टीरिया, विषाणु, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो समान सर्दी जिसे जुकाम कहते हैं वो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान के पर्दे का कंपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ध्वनि तरंग, प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कान के पर्दे का कंपन ध्वनि तरंगों के कारण होता है, साउंड वेव के कारण होता है, जिससे हमें ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? श्वसन वर्णक क्या है? क्लोरोफिल, रक्त, हीमोग्लोबिन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है मानव शरीर में। इसे एंथ्रोसाइड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय मोटाई वाला वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? सिराएं, कैपिलरी, आर्टरीज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कैपिलरीज, जिसे केशिकाएं कहा जाता है। ये एक कोशिकीय मोटाई वाली वाहिकाएं होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है कोबालामिन, थायमिन, राइबोफ्लोविन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोबालामिन। विटामिन B12 को कोबालामिन, थायमिन को B1 और राइबोफ्लोविन किसका वैज्ञानिक नाम है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? केला, मछली का तेल, चीनी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मछली का तेल, फिश ऑयल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाला है? मेढक, मगरमच्छ, कबूतर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स ये वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं। तो यहाँ पे कबूतर जो है ये बर्ड है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैरोटीन, लाइकोपिन, कैप्सासिन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब कैप्सासिन। कैप्सासिन के कारण मिर्च में तीखापन देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रेट्स को N2 में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट्स को N2 में यानी कि नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? आरएनए, गुणसूत्र, जीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी जीन। डीएनए का जो जीन होता है ये जानकारी प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें लक्षण माता पिता से संतत में हस्तांतरित होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ जीन, आनुवंशिकता और परिवर्तन। इसका सही जवाब है हेरिडिटी। माता पिता के लक्षण संतत में जाने की प्रक्रिया हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी किस बल के साथ आकर्षित करती है? 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 न्यूटन, 1 न्यूटन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 9.8 न्यूटन। अगर यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होता तो ये भी सही हो जाता, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम जीन किसने बनाया? अलेक्जेंडर ऑपरिन, मेघनाथ साहा, हरगोविंद खुराना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारत के एक जाने माने वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने ही कृत्रिम जीन का निर्माण किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोवोल्टाइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी? थॉमस कीवल, अल्फ्रेड बेजेनर, एडमंड बेकलर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा एडमंड बेकलर ने फोटोवोल्टाइक सेल की अवधारणा दी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका विस्तृत वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। और इसका अगर विद डिस्कशन आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको साइंस के विद डिस्कशन वीडियो भी प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ साइंस के ही नहीं हर सब्जेक्ट के आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली किसने शुरू की? इंडियन गवर्नमेंट, फ्रांस गवर्नमेंट,
कनाडाई गवर्नमेंट एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंच गवर्नमेंट। मीट्रिक प्रणाली फ्रेंच गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ENT ईयर नोज टीथ विशेषज्ञ निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण यूज करते हैं? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ईयर नोज टीथ तीनों में ही अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ये जो डॉक्टर होते हैं, ENT डॉक्टर होते हैं, ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। आँख, नाक और कान जो होता है ये बहुत ही पास होता है, हमारे पास होता है, नियरेस्ट होता है, और आ जो होता है ये सबसे आगे आता है, ऊ बाद में आता है। इससे भी याद कर सकते हैं कि पास की चीज़ों को देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ENT विशेषज्ञ अवतल दर्पण को यूज करते हैं। इस तरह की ट्रिक के माध्यम से और क्वेश्चन याद करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है R=V/I के माध्यम से एक तार का प्रतिरोध दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल रेखा गति का सूत्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि V=U+AT ये सरल रेखा का गति का सूत्र है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन इनमें से कौन सा है? घर्षण बल से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन ही घर्षण बल से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा जो है वो उष्मा में परिवर्तित होता है। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने दोनों हाथों को ठंडी के मौसम में रगड़ते हैं, आपस में रब्ड करते हैं, तो आपको गर्मी महसूस होती है, गर्म महसूस होता है। तो वही घर्षण बल की, जब दोनों आपस में घर्षण बल उत्पन्न होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी दोनों को जब गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं तो दोनों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जब आप रबड़ बैंड को खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। रबड़ बैंड को खींचने पर स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो प्रस्तावित होती है। अगला क्वेश्चन है, 5C के आवेश को 16V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 80 जूल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 80 जूल। अगला क्वेश्चन है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/4 हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/4 हो जाएगा। दो पिंड है, उनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान के किसी पिंड को 2r त्रिज्या वाली कक्षा में 3r त्रिज्या वाली कक्षा में ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा Gmm/6r। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस की गतिज ऊर्जा E और उसके दाब P के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? सही जवाब हो जाएगा P/P=2/3E। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय प्रकृति का है? चूने का पानी, नींबू का रस, मानव रक्त, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यानी कि एसिडिक कौन सा है? तो लेमन जूस, नींबू का पानी जो है ये एसिडिक है। बाकी चूने का पानी और मानव रक्त ये दोनों क्षारीय है, इसका pH 7 से अधिक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा लेमन जूस। अगला क्वेश्चन है, अम्ल क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करता है और नमक व पानी बनाता है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन, उदासीनीकरण, संयोजन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपका जवाब सही होता है तो अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।